हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने पीछे कुछ दिनों पहले एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और जिसके अंतर्गत अपन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो अपना सब्जेक्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे और ऑलमोस्ट अपनी क्लासें कंप्लीट भी हो गई है। आज ये अपनी अंतिम क्लास है और आई होप आपके जो कमेंट्स मिले हैं, फीडबैक मिला है, उसको देख के भी मुझे लगा है कि आप सबको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपने फीडबैक भी अच्छे दिए हैं। और उन सब को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि अब आगे जैसे आज ये अपनी अंतिम क्लास है तो कल से दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर दूँ मैं आपके लिए। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आराम से बने रहना क्योंकि आज हम आरटी का जो पार्ट सेकंड है वो पढ़ने वाले हैं। आरटी 2009 है, उसका सेकंड पार्ट है। कुछ हमने पिछली क्लास में देखा था और जो बच्चा है वो इसमें देखने वाले हैं। और इससे कन्फर्म क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे पीजीटी टीजीटी का कोई भी एग्जाम दे लो, सब में क्वेश्चन आते हैं और अपने फर्स्ट ग्रेड में तो आना ही है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ मैं आपको। 2 स्लाइड है ये, तो 2 रिवाइज करवा दूँ मैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल है, ये 2009 में आता है और संसद के 3 अंग है। राज्यसभा के अंदर ये 20 जुलाई 2009 को पारित होता है, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं 26 अगस्त 2009 को और गजट में प्रकाशित हो जाता है इसी दिन। उसके बाद में ये गजट में प्रकाशित होने वाला कौन सा वर्ष था उस टाइम, तो 60वां गणराज्य वर्ष था। अधिनियम संख्या 35 था कि 60वां गणराज्य वर्ष था। उसके अंदर कितने नंबर का ये अधिनियम था, तो कौन सा था, 35वां था। उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली कब आती है, तो 2010 के अंदर ये नियमावली आती है 8 अप्रैल 2010 को। और इसी के आधार पर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 ये 29 मार्च 2011 को गजट में प्रकाशित होती है और लागू कब होती है, तो 1 अप्रैल 2011 को ये लागू होती है। ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ा भी था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो 7 है। धाराएं कितनी हैं, तो 39, यानी 3800 धाराएं पहले ही थी। और उसके बाद में इसमें 2012 के अंदर 39वीं धारा और जोड़ दी गई। इसके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें एक अनुसूची है, इसके बारे में अपन देखने वाले आगे। इसमें अध्याय पहला है, उसका नाम है प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 से 2 तक। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 से 5 तक, और इनको याद करने का तरीका भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तीसरा है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य, यानी 3 लोगों का कर्तव्य, और ये धारा कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 11 तक। उसके बाद में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, धारा 12 से 28 तक, सबसे बड़ा अध्याय है ये। उसके बाद में कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये धारा 29 और 30। उसके बाद में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये धारा 31 से 34 तक। और उसके बाद में अंतिम अध्याय है प्रकीर्ण, यानी इसके अंदर है अन्य मुख्य बातें, इसमें धारा 35 से 38 तक थी। और उसके बाद में 39वीं धारा है वो बाद में जोड़ी गई थी। उसके बाद में आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अध्यायों को, कि अध्याय 1 है, इसका क्या नाम है, प्रारंभिक। मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया भी है। इसके अंदर जो धाराएं हैं उनकी डिटेल से पढ़ेंगे हम। कि धारा 1 है, इसके अंदर क्या दिया गया है, तो इसके अंदर जो नाम है, परिभाषाएं, इसके नियमावली है, इसके नाम है, कब लागू हुई, ये सब किस में दिया गया है, धारा 1 के अंदर। इसमें नाम क्या है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस टाइम वहाँ धारा 370 थी, तो उस टाइम वहाँ उसको विशेष दर्जा मिला हुआ था, तो वहाँ लागू नहीं हुआ था। उसके अलावा सब जगह लागू हुआ था। वर्तमान में सब जगह है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का भी विशेष दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है, धारा 370 हटा दी गई है, तो इसलिए वहाँ भी लागू है आज तो। लेकिन अगर हमें ये पूछ ले लागू हुआ था तो कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को, और किसे छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उसके अलावा आर्टिकल जो 29 व 30 के अधीन स्थापित संस्थानों में लागू नहीं है। कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर जो धार्मिक शिक्षा के संस्थान बताए गए हैं, जैसे मदरसा है, वैदिक पाठशाला है, या इसके अलावा ईसाई मिशनरी है, ये सारी जो भी संस्थाएं हैं इनमें आरटी लागू नहीं होती है। उसके अलावा अपन देखते हैं धारा 2, और इसके अंदर क्या दे रखा है, परिभाषाएं, कि जो अपना आरटी एक्ट है उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो किस में दे रखी है, धारा 2 के अंदर। इसके अंदर एक तो वर्ड आया है समुचित सरकार, और समुचित सरकार का क्या मतलब है, तो एक तो केंद्र सरकार है, या राज्य सरकार है, या जैसे यूटीज है उनमें संघ राज्य सरकार है। तो 3 सरकारों की बात करते हैं समुचित सरकार के अंदर।
बालक, तो बालक के अंदर बताया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा है वो डिफाइन किया गया है बालक के अंदर, या जहाँ भी बालक नाम आता है तो आप आयु वर्ग समझ सकते हो कि 6 से 14 वर्ष के बालक की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब इसमें बताया कक्षा 1 से 8 तक की। प्राथमिक होती है तो 1 से 5 होता है, लेकिन इसमें किसकी बात की गई है? प्रारंभिक, यानी 1 से 8 तक। उसके बाद में बालक के प्रकार भी बताए गए हैं। तो कौन कौन से बालक बताए इसमें? कि एक तो असुविधाग्रस्त समूह के हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है, अल्पसंख्यक है, या BPL श्रेणी के बालक है, वो हुए। उसके अलावा दुर्बल वर्ग, जैसे आर्थिक दृष्टि से, यानी जिनकी परिवार की आय है वो सालाना 2.5 लाख रुपए से अगर कम है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा निःशक्ताग्रस्त बालक, और उनकी एज ग्रुप क्या है तो ये ध्यान में रख लेना, क्या है? 6 से 18 वर्ष है इनकी एज ग्रुप। जो निःशक्ताग्रस्त बालक है और यानी दिव्यांग बालक है, इसकी 21 श्रेणियाँ भी बताई है, जो मैंने आपको पीछे पीछे की जो क्लास हैं उसके अंदर बताया भी है कि 21 श्रेणी बताई गई है, इसका जो एक्ट बना है उसमें। तो इसकी आयु क्या बताइए? तो 6 से 18 वर्ष बताइए। और वैसे बालक की आयु क्या बताइए हमें RT के अधीन? 6 से 14 वर्ष। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन इसका किया गया था 2005 में। तो इसके द्वारा, उसके अलावा संरक्षक माता पिता या अभिभावक है इससे संबंधित, उसके अलावा विद्यालय, तो कौन कौन से विद्यालयों में लागू होता है? तो ये प्राइवेट विद्यालय उसमें भी है, सरकारी में भी है, और अनुदानित है उनमें भी। उसके अलावा जो विशेष यानी खास श्रेणी के, उनमें ये कानून लागू नहीं होता। ये विशेष या खास श्रेणी के कौन कौन से होते हैं? तो जैसे RMS है, सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, या केंद्रीय विद्यालय है, इन विद्यालयों में ये कानून जो अपना RT एक्ट है ये लागू नहीं होता है। कौन कौन से विद्यालयों में? RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, या इसे अपन याद रख सकते हैं कि विशेष या खास श्रेणी के। तो कौन कौन से में लागू होता है? तो 3 प्रकार के में होते हैं, प्राइवेट, सरकारी और अनुदानित के अंदर ये लागू होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं अध्याय 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसको बड़ी तसल्ली से देखने वाले अपन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अध्याय 2 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर जो धारा 3 है उसमें दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अर्थ, इसका क्या अर्थ है निःशुल्क शिक्षा का? कि 1 रुपये भी खर्च नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी तक ये जो कानून है या ये धारा 3 है ये पूरी तरह से लागू नहीं होती है। इसका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने का मतलब है कि बच्चा, जैसे 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसकी पढ़ाई पे ना तो ड्रेस के पैसे खर्च होने चाहिए, अब ड्रेस के पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है, ना उसकी किताबों के, स्टेशनरी सामान के, कोई भी चीज़ के पैसे खर्च नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए, तब होती है निःशुल्क शिक्षा। हालांकि इस पर सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से निःशुल्क नहीं हो पाई है। उसके बाद में धारा 4, इसमें दे रखा है अनामांकित, यानी ऐसे बच्चे जिनका अभी तक विद्यालय में नाम नहीं लिखा गया है। उसके अलावा ड्रॉप आउट, यानी जिनका नाम तो लिख लिया गया लेकिन अब वो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो ड्रॉप आउट बच्चों को आयु के अनुसार प्रवेश, कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है वो 10 साल का हो गया और अभी तक स्कूल नहीं गया है, और अब अगर वो स्कूल आता है और अपन आते ही उसको पहली क्लास में बैठा देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिला सकते। तो उसको आयु के अनुसार प्रवेश देना होगा। और कैसे देना होगा? तो अगर 6 वर्ष का बच्चा अपने पास आता है तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन देना है। ऐसे ही 7 वर्ष का आता है तो कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में। ऐसे 8 वर्ष का तो तीसरी में, ऐसे ऐसे करते आगे चलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना कि 2016 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था कि 5 वर्ष का बच्चा है उसको भी पहली कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं। पहले क्या था? 6 वर्ष का, और अब कर दिया कि 5 या 6 वर्ष का होता है, उस बच्चे को किस में एडमिशन दे सकते हैं? फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। बाकी के लिए जो एज ग्रुप है ये सेम ही रहेगी। 7 वर्ष का आता है तो सेकंड क्लास में, 8 का आता है तो थर्ड में, 9 का आता है फोर्थ में, 10 का आता है तो फिफ्थ क्लास में। उसके अलावा धारा 5 है कि टीसी प्राप्ति का अधिकार, कि बच्चा अगर हमें 70 में कभी भी अगर आके टीसी मांगता है, कोई भी कारणवश टीसी मांगता है, तो हम मना नहीं कर सकते, उसको टीसी देनी ही होगी। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उस बच्चे को टीसी देने के बाद में उसका ये भी ध्यान रखना होता है, या ये भी एंट्री करनी होती है कि वो नेक्स्ट कौन सी स्कूल में जाता है, और उसके ऐसा नंबर है वो भी फिर ऐड करने होते हैं हमें कि उस स्कूल में जाके उसने एडमिशन ले लिया है। क्योंकि अगर हमसे तो टीसी ले गया, उसके बाद में आगे अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा, अनामित हो जाएगा, या शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो ये अधिकार या ये अधिनियम लागू नहीं होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे धारा 6 को। और धारा 6 किस में? अध्याय 3 में। और अध्याय 3 का नाम क्या है?
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अध्याय 3 यानी 3 लोगों के कर्तव्य है। किस किस के? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य बताए इसमें। धारा 6 यानी समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 3 वर्षों में विद्यालय खोलने का कर्तव्य। और विद्यालय कैसे? कि 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर पब्लिक स्कूल यानी प्राइमरी जो स्कूल है वो खोले जाने अनिवार्य है, और 2 किलोमीटर है उसकी दूरी के अंतर्गत अपर प्राइमरी स्कूल खोलने अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है उसके तहत किराया भी देना होगा सरकार को। और ये अपनी राजस्थान की नियमावली है ना, इसमें पूरे देश में नहीं है। ये आरटी एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं था, ये राजस्थान की नियमावली है उसके अंदर ये बताया गया है। उसके बाद धारा 7 है, इसमें वित्तीय अनुपात बताया गया है। हालांकि ऐसा वित्तीय अनुपात है वो इस एक्ट में नहीं बताया था कि केंद्र सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग जैसा उसको उचित लगेगा वैसे कर सकेगा, लेकिन संसद द्वारा इसे निर्धारित किया गया है कि 60:40, यानी इसमें बताया गया है कि केंद्र का 60 से कम नहीं होगा अनुपात कभी भी। और ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? संसद द्वारा। उसके बाद में देखते हैं अपन धारा 8, इसमें बताया कि समुचित सरकार के दायित्व है। और क्या क्या दायित्व है? तो एक तो है अनिवार्य शिक्षा यानी प्रवेश, बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाना होगा। उसके अलावा उपस्थिति यानी उसकी उपस्थिति का भी ध्यान रखना होगा कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रवेश तो दिला दिया उसके बाद में बच्चा विद्यालय नहीं आता। एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण यानी 8th पास तक उसका पूरा ध्यान रखना है। जैसे 8th पास हो जाती है तो उसको उसके बाद में अपन फ्री छोड़ सकते हैं। उसके अलावा निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा ये भी समुचित सरकार का दायित्व होगा। उसके अलावा भवन, विद्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराना, शिक्षक उपलब्ध करवाना और शिक्षण अधिगम सामग्री है ये सब उपलब्ध करवाना जो समुचित सरकार है उसका दायित्व होगा। उसके बाद अपन आगे देखते हैं इसमें कि 4 नंबर पे आता है विशेष प्रशिक्षण। जैसे कंडेंस कोर्स है कि जैसे कोई बच्चा है वो अपने पास लेट आता है तो उसके लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करनी होगी। या जैसे कोई 8 साल का बच्चा है वो अपने पास से आ रहा है बाद में, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पहली कक्षा में एडमिशन देंगे। तो कौन सी कक्षा में देंगे? तो 8 वर्ष का है यानी 6 वर्ष को पहली कक्षा में, तो 7 दूसरी, और 8 वर्ष का है तो इसको किस में देंगे? 3rd क्लास में एडमिशन देंगे। तो अब इसको अक्षर ज्ञान तो करवाना होगा तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेष कोर्स है वो शुरू किया जाएगा। उसके अलावा पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और करिकुलम है इनका भी निर्माण करना। उसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण यानी शिक्षकों के लिए टीचरों के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है वो भी किसका दायित्व है? तो समुचित सरकार का दायित्व है। उसके बाद में अपन देखते हैं धारा 9, इसके अंदर बताए गए समुचित सरकार के बाद में आते हैं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और इसका क्या है? स्थानीय प्राधिकारी यानी जो भी वहाँ होगा, जैसे पंचायत लेवल पे कौन होता है? स्थानीय प्राधिकारी, PEO। तो इसके क्या दायित्व होते हैं? एक तो हाउस होल्ड सर्वे, जैसे विद्यालयों की शुरुआत होती है, स्कूलें खुलती है जुलाई में, तो उसका फर्स्ट वीक है उसके अंतर्गत जो PEO है या संस्था प्रधान है वो निर्देश जारी करता है और शिक्षकों को हाउस होल्ड सर्वे करना होता है। और जो भी वहाँ उस पंचायत में 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं उनका डाटा लिया जाता है और देखा जाता है कि भाई कौन सा बच्चा है जो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद में देखा जाता है कि मॉनिटरिंग करना कि जो भी बच्चे हैं वो अपने पास आ गए, उसके बाद में उनकी मॉनिटरिंग करना। उसके अलावा शैक्षिक कैलेंडर तय करना, ये भी किसका कार्य होता है? स्थानीय प्राधिकारी का कार्य होता है कि भाई इस वर्ष में कैसे कैसे पढ़ाई करवानी है, क्या क्या कैसे पीरियड डिसाइड करना है, ये सब स्थानीय प्राधिकारी है उसके कर्तव्य होते हैं या दायित्व होते हैं। उसके बाद में आता है धारा 10, इसमें 3 नंबर पे आते हैं माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य। यानी पहले हमने समुचित सरकार के देख लिए, उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी के, और अब किसके देखेंगे? माता पिता या संरक्षक या अभिभावक है उनका। उनका क्या कर्तव्य होता है कि उनके अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और प्रतिदिन स्कूल भेजना उनका दायित्व है। यानी वो घर पे नहीं रखेंगे, अपने काम करवाने के लिए घर पे नहीं रख सकते। उसके बाद में धारा 11 के अंदर बताया गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी इसके अंदर अगर 3 वर्ष से पहले 3 से 6 वर्ष का है यानी 6 से 14 के लिए तो इस अधिनियम के अंतर्गत अपन देख रहे हैं विद्यालय में व्यवस्था होगी। लेकिन अगर 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसके शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होगी? तो आंगनबाड़ी या जो बालवाड़ी संचालित होती है उसके अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको वहाँ अक्षर ज्ञान दिया जाता है या शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं अध्याय 4, और अध्याय 4 का क्या नाम है? तो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। ये जो भी अध्याय है उनके नाम भी आप ध्यान में रखना क्योंकि बहुत बार नाम भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें धारा 12, और धारा 12 इसे याद रखने के लिए जैसे मैंने याद रखा था आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर
आरटी अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट स्कूल वाले नहीं चलेंगे तो उनका 12 करवा देंगे। ये अधिनियम है, ये 12 करवा देगा। और 12 यानी बुरी चीज़ होती है ना। तो कि निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा या प्रवेश कक्षा की कुल संख्या के 25% बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश दिया जाना, और अगर ऐसा नहीं देंगे तो सरकार उस स्कूल की मान्यता रद्द कर सकती है। तो ये 25% बच्चों को निःशुल्क निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश देने की जो बात करती है, तो कौन सी धारा करती है? धारा 12। और इस फीस का पुनर्भरण, अगर 25% बच्चों को अगर निजी विद्यालय निःशुल्क प्रवेश दे रहे हैं तो ये फीस कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो जो समुचित सरकार है ये इस फीस का पुनर्भरण करेगी। उसके अलावा विद्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करवाना कि जो भी बच्चे हैं 25% बच्चों को वो निःशुल्क प्रवेश दे रहे हैं, तो उनकी सूचना है वो सरकार को कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो जो विद्यालय वो प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं धारा 13। इसमें आता है कि प्रवेश पर कोई फीस नहीं लगेगी या प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई जो निजी विद्यालय है वो प्रवेश के नाम पे ऐसे बोल दे कि हाँ प्रवेश शुल्क 500 रुपये है या 1000 रुपये प्रवेश शुल्क है, तो अगर ऐसा करता है उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई विद्यालय है वो अगर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, और ये किसके लिए? तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही है, ध्यान रहे। उसके बाद में जो भी बड़ी क्लास है उनके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवा सकता है कोई विद्यालय, लेकिन कक्षा 1 से 8 के लिए अगर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं तो उस पर जुर्माना लग सकता है। और अपनी ये पहली धारा आती है, धारा 13। अब तक जो 12 धाराएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत कहीं भी जुर्माने की या दंड का प्रावधान नहीं था। तो पहली धारा कौन सी है? धारा 13 है, जिसमें दंड का प्रावधान है कि उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क का 10 गुना जुर्माना होगा। जैसे किसी विद्यालय ने अगर 1000 रुपये प्रवेश शुल्क लिया है तो उसे इसका 10 गुना यानी कितना देना होगा? 10,000 रुपये उसको जुर्माना भरना होगा। उसके अलावा प्रवेश परीक्षा, यानी प्रवेश परीक्षा अगर कोई विद्यालय आयोजित करवाता है तो फर्स्ट टाइम वो पकड़ा जाता है तो उसे देने होंगे 25,000, सेकेंड टाइम पकड़ा जाता है तो उसे देने होंगे 50,000, और उसके बाद में अगर थर्ड टाइम पकड़ा जाता है तो उसकी मान्यता ही रद्द होती है। लेकिन इसके अंतर्गत तो प्रवेश परीक्षा के बारे में 2 बार का ही बताया गया है। पहली बार पकड़ा जाता है तो 25,000 और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 50,000 रुपये उसको जुर्माना भरना होगा। तो पहली जुर्माने से संबंधित या दंड से संबंधित कौन सी धारा है? तो 13 नंबर धारा है, ये है। उसके बाद में धारा 14, इसमें बताया गया कि प्रवेश के लिए आयु के सबूत, कि अगर कोई बच्चा अपने पास प्रवेश के लिए आ रहा है और उसके पास, जैसे ग्रामीण इलाकों में बच्चे आते हैं तो उनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या नहीं है? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनसे आयु के सबूत के तौर पे क्या मांग सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कोई ना कोई तो सबूत देना होगा उनको। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ ना कुछ वो सबूत देना ही होगा। तो क्या सबूत दे सकते हैं वो? कि या तो जैसे उसका जहाँ भी जन्म हुआ है किसी नर्स ने करवाया होगा या किसी दाई ने करवाया होगा या किसी एनएम ने करवाया होगा, तो उसके द्वारा जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है, अभिलेख है, उससे प्रूफ दिया जा सकता है कि वो नर्स लिख के दे दे या वो एनएम है या दाई है वो लिख के दे दे कि हाँ मैंने फलां तारीख को इस बच्चे का जन्म करवाया है। उसके अलावा आंगनबाड़ी में अगर वो बच्चा गया है तो वहाँ अगर 3 से 6 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी में पढ़ा है तो वहाँ से उसके बारे में सबूत लेके आ सकते हैं, या आधार कार्ड हो उसके पास। अगर ये सब भी अगर नहीं है फिर भी आप प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, तो माता पिता या संरक्षक है वो आयु की घोषणा कर दे कि हाँ मेरा बच्चा है वो 6 वर्ष का है या 7 वर्ष का है या 8 वर्ष का है, तो अगर वो घोषणा कर दे तो भी आप इसको प्रवेश देना होगा। उसके बाद धारा 15 आती है, इसमें है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए। कैसे प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए? कि विद्यालय प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश दिया जाए। कि ऐसे मानो कि अगर विद्यालय में प्रवेश की डेट है, वो लास्ट डेट है 31 जुलाई फाइनल कर दी कि 31 जुलाई के बाद में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। और अगर उसके बाद में भी अपने पास में प्रारंभिक शिक्षा का अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसको इनकार नहीं कर सकते और उसको एडमिशन देना ही होगा। और इसके लिए क्या किया है कि प्रवेश की विस्तारित अवधि है वो 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। कि अगर 31 जुलाई को आ रहा है तो यानी इसमें 6 महीने बाद में यानी दिसंबर या 31 जनवरी तक भी उसको प्रवेश दिया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा है कि ये अवधि कितने माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा है कि धारा 16 में बताया कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, यानी कोई भी बच्चा है उसको 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक अपन फेल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते या उसे स्कूल से निकाल नहीं सकते, तो उसका रोकने और निष्कासन करने का भी प्रतिषेध किया गया है। तो ऐसा इसके अंतर्गत था। तो फिर क्या हुआ कि 11 राज्यों के जो शिक्षा मंत्री है वो गए MHRD के पास में कि भाई इसकी वजह से तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है
वो और गर्त में चली जाएगी। बच्चे हैं उनको अगर फेल नहीं करेंगे या ऐसा नहीं होगा तो और ज़्यादा गर्त में चली जाएगी। तो उसके बाद इसमें संशोधन किया गया। और कब किया गया? ये 11 जनवरी 2020 को। और इसमें बताया कि अगर कोई बच्चा है वो अगर 45 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है, नहीं आता है, तो उसे NSO किया जा सकता है। उसके अलावा कि 5वीं और 8वीं क्लास है, अपन जैसे इनको बोलते हैं बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड की तो नहीं होती है, लेकिन अगर इनमें अगर कोई बच्चा है वो फेल हो जाता है तो उसकी 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा होगी। और अगर उसके बाद में भी वो अगर फेल हो जाता है उस परीक्षा में भी या अनुपस्थित रहता है तो उसके बाद में उसे रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे तक उससे अप्रूवल लेना होता है। तो ऐसा रोकना या निष्कासित करना है वो इनमें बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन NSO कर सकते हैं कि अगर 45 दिन तक बच्चा नहीं आ रहा है तो उसे NSO कर सकते हैं। ये संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 11 जनवरी 2020 में। स्टार्टिंग में जैसे ये अधिनियम लागू होता है उस टाइम तो यही था कि रोक भी नहीं सकते और निष्कासित भी नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन देखते हैं कि धारा 17 यानी टीचर के लिए खतरा। क्या खतरा है ये? कि अगर शिक्षक है वो बच्चे को शारीरिक, मानसिक या शाब्दिक प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो एक धारा 17 है, इसे भी आप दंड के रूप में, उसके इससे पहले हमने धारा 13 है उसको भी देखा था। उसके अलावा कौन सी है? धारा 18 यानी कि बिना अनुमति के अगर विद्यालय खोलते हैं तो वो नहीं खोल सकते। RT अधिनियम आने से पहले लोग है वो ऐसे 5वीं क्लास तक तो विद्यालय है वो बिना अनुमति के लिए कोई भी खोल लेता था, अब नहीं खोल सकते। और अगर ऐसा करता है कोई तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कितना रुपये? 1 लाख रुपये। और अगर जुर्माना लगाने के बाद में भी वो अगर विद्यालय संचालित करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उस पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो ये एक दंड से संबंधित दूसरी धारा भी अपनी आ जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें कि धारा 19, और धारा 19 में बताया गया है कि विद्यालय के मान एवं मानक, विद्यालय के मान या मानक है वो अपन आगे जैसे पढ़ने वाले हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, भवन क्या होगा, शिक्षण घंटे क्या होंगे या शिक्षण टूल्स क्या होंगे, खेल सामग्री क्या होगी, पुस्तकालय होना चाहिए, ये सब है वो अपन धारा 19 और जो धारा 25 है इन दोनों को, जो इन दोनों के लिए अनुसूची जोड़ी गई थी और उनका अपन नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अध्ययन करने वाले। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, भवन कैसा होना चाहिए, ये सब अपन आगे देखने वाले। उसके बाद में धारा आती है 20। इसमें है कि अनुसूची यानी मान एवं मानक है में संशोधन का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है। जो भी धारा 19 के अंतर्गत है इसमें संशोधन का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है, क्योंकि इस बिल को बनाया किसने? केंद्र सरकार ने बनाया है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वो अनुसूची क्या है। तो धारा 19 और 25 के लिए जो अनुसूची है, धारा 19 और 25 से संबंधित अनुसूची है, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात 6 माह में पूरा किया जाए निम्न अनुसूची के अनुसार। कि जो भी छात्र शिक्षक अनुपात है वो 6 महीने के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। अपन देखते हैं सबसे पहले कक्षा 1 से 5 के लिए, उसके बाद में 6 से 8 के लिए भी देखेंगे। 1 से 5 तक के यानी प्राथमिक स्कूल होते हैं और जिसके अंदर L1 के टीचर होते हैं, तो इनका छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए कि अगर कोई विद्यालय ऐसा है जिसमें 60 तक बच्चे हैं, यानी बच्चों की संख्या है 60 तक है, तो वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि कोई विद्यालय है उसमें 10 बच्चे हैं तो उसमें कितने टीचर होने चाहिए? आप कमेंट करके बताना कि अगर कोई विद्यालय है उसमें पूरे बच्चे ही 10 हैं तो उसमें टीचर कितने होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि 60 तक बच्चे हो तो कितने होने चाहिए? 2। और अगर 61 से 90 तक अगर बच्चे हो तो कितने होने चाहिए? 3। यानी अगर बच्चा 61वां बच्चा भी आ गया है तो उसके लिए टीचर कितने होने चाहिए? 3। और 91 से 120 तक टीचर कितने होने चाहिए? 4। और 121 से अगर 200 तक बच्चे हैं तो टीचर कितने होने चाहिए? 5। लेकिन ध्यान रहे इसमें यह भी बताया गया है कि अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, 150 से ज़्यादा बालक हो जिस विद्यालय में, वहाँ 5 शिक्षक के साथ साथ में एक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए। ये प्रधान अध्यापक नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, ये प्रधान अध्यापक यानी हेड टीचर भी होना जरूरी है इसमें। और अगर 200 बालकों से भी ज़्यादा हो जाता है तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है यानी प्रधान अध्यापक को छोड़कर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम 40 बच्चों पे एक जो टीचर है वो तो होना अनिवार्य ही है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 30:1 या 35:1 या 40:1 ये सब कैसे आता है, तो ये सब RT के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया था। ये MHRD ने एक प्रेस नोट जारी किया था 9 फरवरी 2017 को। उसमें बताया था कि प्राथमिक स्तर है उस पर तो जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 30:1। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होना चाहिए? तो 35:1। और माध्यमिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा स्तर पे कितना होना चाहिए? तो 30:1
एक। ये किसने बताया? MHRD ने 9 फरवरी 2017 को प्रेस नोट जारी किया था, उसमें बताया गया, ना कि RT के अंदर। RT के अंतर्गत तो सिर्फ इतना डिफाइन किया कि 60 तक हो तो 2 होना चाहिए, 61 से 90 तक हो तो 3 होना चाहिए। ये सब RT के अंतर्गत बताएं। ये हमने पढ़ा था कक्षा 1 से 5 के लिए। अब पढ़ने वाले कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक यानी L2 के शिक्षक, इनके लिए क्या बताया कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए। यानी कोई भी विद्यालय जिसमें अगर 6 से 8 तक की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो एक शिक्षक तो उसमें होना चाहिए विज्ञान और गणित का, एक होना चाहिए सामाजिक अध्ययन का, और एक होना चाहिए भाषा का। भाषा में जैसे हिंदी, इंग्लिश या थर्ड लैंग्वेज है, कोई भी भाषा हो, उनका एक शिक्षक होना चाहिए। यानी मिनिमम अगर 6 से 8 तक का विद्यालय है तो उसमें कितने टीचर होने चाहिए? 3 टीचर तो होने ही चाहिए। अब चाहे उस विद्यालय में 5 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, उसमें RT क्या बोलती है कि 3 टीचर होने जरूरी है। कौन कौन से? तो विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा का। उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक, यानी 35:1 इसमें PTR रखा गया है कि 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना जरूरी है। और एक शिक्षक कौन सा? तो विज्ञान और गणित का भी एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का भी एक शिक्षक और भाषा का भी एक शिक्षक। ये वैसे तो 3 ही होंगे, ये एक शिक्षक की बात करें कि एक सब्जेक्ट का एक। और अगर जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया जाता है वहाँ और अगर 100 से ऊपर हो जाते हैं या इस अनुपात से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ इनकी व्यवस्था है वो 3 की जगह 6 भी हो सकते हैं। और जहाँ 100 से ऊपर बालकों को अगर प्रवेश दिया जाता है वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक भी होगा। यहाँ होता है HM। कौन होगा? पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। और वहाँ 1 से 5 के लिए कौन था? हेड टीचर था, प्रधान अध्यापक था, ना कि वहाँ हेडमास्टर था। यहाँ अंशकालिक शिक्षकों की भी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है कि कला और शिक्षा के लिए अंशकालिक होगा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक टीचरों की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां अगर 100 से ऊपर बालक हो। लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी सरकार है वो बजट के अभाव में ये सब नहीं कर पाई है, ये भी ध्यान में रखना आप। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक शैक्षणिक अकादमिक वर्ष में कार्य दिवसों या शिक्षण घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 के लिए हमें अगर पूछ ले, बहुत बार पूछा हुआ भी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कितना होना चाहिए। तो 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। और ऐसे 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे। रीट में तो ये क्वेश्चन ये मान लो कि फिक्स ही है, हर बार ही पूछ लेते हैं। उसके बाद में है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 45 शिक्षक घंटे एक सप्ताह के अंतर्गत बताए गए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि तैयारी के घंटे हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। उसके अलावा अपन देखते हैं धारा 21 बात करती है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की। SMC के गठन की बात करते हैं, जिसके SMC के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पीछे की जो क्लास है उसमें। इसमें मैंने आपको बताया था कि SMC है उसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? 60 होती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होते हैं। इसमें जो सदस्य संख्या 16 है, सॉरी 60 बोल दिया शायद मैंने, तो 16 जो सदस्य होते हैं उसमें 50% क्या होती है? महिलाएं होती है। और जो 16 सदस्य है उसमें से 3/4 यानी 75% कौन होंगे? अभिभावक होते हैं इसके अंदर। यानी 12 सदस्य है वो कम से कम क्या कौन होने चाहिए? अभिभावक। और 50% कौन होनी चाहिए? महिलाएं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। और SMC की धारा कौन सी में बात की गई है? तो धारा 21 में। उसके बाद धारा 22 है उसमें बात की गई है विद्यालय विकास योजना की। और विद्यालय विकास योजना तैयार करेगा कौन करेगा? तो SMC करेगी। और जो विद्यालय विकास योजना बनाएगी वो कितने वर्षों है? तो बनाएगी तो 3 वर्षों के लिए बनाएगी। ध्यान रखना SMC का खुद का कार्यकाल 2 वर्ष है, लेकिन ये योजना कितने वर्ष के लिए बनाती है? 3 वर्षों के लिए योजना बनाती है। उसके बाद अपन देखते हैं धारा 23। और इसमें बताया कि शिक्षक की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताएं क्या है, यानी क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, न्यूनतम क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो कि गुणवत्ता हेतु पात्रता परीक्षा की बात करता है कि CTET है, टेट है, स्टेट STET है, या अपने राजस्थान की बात करें तो रीट है। इसकी बात कौन करता है? RT एक्ट करता है। RT के आने से पहले रीट वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद में केंद्र सरकार है, इसने 5 वर्ष का इसमें शीतलन दिया था कि अगर कोई जो टीचर है वो अगर स्कूल ज्वाइन करता है और उसके पास में अगर ये योग्यताएं नहीं है तो 5 वर्ष में प्राप्त कर लेगा। और वर्तमान में उसने क्या बोल दिया था कि 9 वर्ष का शीतलन दे दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखना कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने ये शीतलन कितने दिनों का दिया? तो 9 वर्ष का। और उस टाइम कितना दिया था? 5 वर्ष का। उसके बाद में धारा 24 है, इसमें बताया कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, कि शिक्षकों के क्या कर्तव्य होंगे, उसके अलावा उनकी शिकायतों को दूर कैसे किया जाएगा। तो शिक्षकों के कर्तव्य देखते हैं। एक तो सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये होगा कि नियमित
विद्यालय आए और समय पर आए। ऐसा नहीं है कि नियमित तो आ रहे हैं लेकिन लेट आ रहे हैं, लेट भी नहीं आना चाहिए, नियमित आना है और समय पर आना है। उसके अलावा पाठ्यक्रम है वो भी समय पर पूर्ण करना ये शिक्षक का कर्तव्य होगा। उसके अलावा अतिरिक्त शिक्षण और योजना बनाना, यानी अगर एचएम है वो अगर शिक्षक को बोल दे कि भाई आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, तो जो शिक्षक है वो मना नहीं कर सकता, उसे अतिरिक्त शिक्षण भी करवाना होगा। अगर मना करता है तो वो इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है और दोषी पाया जाता है। उसके अलावा पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये भी वैसे तो इसमें बताया गया है कि महीने के अंत में पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर महीने के अंत में नहीं हो पाती है तो जैसे समेटिव असेसमेंट होते हैं उसके बाद में तो मीटिंग होनी अनिवार्य ही है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि अगर ये सब नहीं होता है तो क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। उसके अलावा शिक्षक की समस्याओं का समाधान, कि अगर कोई शिक्षक है उसके कोई समस्या आ जाती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एसएमसी के पास, अपनी समस्या को कहाँ लेके जाएगा, एसएमसी के पास। अगर एसएमसी से समाधान नहीं होता है तो वो फिर जाएगा उस क्षेत्र का जो भी पीओ है, उस पंचायत का जो भी पीओ है उसके पास में जाएगा। अगर उससे भी समाधान नहीं होता है तो कहाँ जाएगा, सीबीओ के पास में। और सीबीओ के पास में भी नहीं होता है तो वो, और सीबीओ के पास में जाएगा तो सीबीओ है वो एक कमेटी गठित करेगा और उसका सचिव है वो खुद सीबीओ होता है। और अध्यक्ष कौन होगा, तो बीडीओ है वहाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो इसका अध्यक्ष होता है। और वहाँ से भी अगर समाधान नहीं होता है या शिक्षक है वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद में जाता है जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे जाएगा तो वहाँ भी एक कमेटी बनेगी, उसका सचिव होता है डीईओ, और वो भी कौन सा, तो एलिमेंट्री एजुकेशन का। और इसका अध्यक्ष है वो कौन होगा, सीईओ। ये किस पे होता है, जिला स्तर पे, और यहाँ इसका समाधान कन्फर्म कर ही दिया जाता है। तो अगर कोई शिक्षक के समाधान होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा जिला स्तर पे चला जाए, सबसे पहले एसएमसी, फिर पीओ के पास में, फिर सीबीओ के पास में, और उसके बाद में जिला स्तर पे जाता है वो डीओ के पास में। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ ये कि कैसे कैसे आता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है वो कन्फर्म आना है। तो आप भी ध्यान से देखना, एक बार के बजाय आप 2 बार भी देख सकते हो, आराम से नोट्स भी बना सकते हो अपने हाथ से, और पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा आपको। उसके बाद में अपन बात करते हैं धारा 25 की। इसमें बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात, और इसके लिए अनुसूची जो हमने पढ़ी है पीछे, कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, जो 19 और 25 के साथ दोनों के साथ में अनुसूची थी, मैंने आपको साथ में पीछे बता दिया कि 6 माह में ये अनुपात पूरा किया जाना है। 1 से 5 के लिए 30:1 एमएचआरडी ने बताया था, 6 से 8 के लिए 35:1, और ये कब बताया था, तो 9 फरवरी 2017 को प्रेस नोट के द्वारा बताया था एमएचआरडी ने, और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। धारा 26 में बताया गया है शिक्षकों की रिक्तियों को भरना, और क्या बताया कि 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद है वो रिक्त नहीं होने चाहिए, अगर रिक्त होते हैं तो ये आरटी का उल्लंघन होता है। ये किस में बताया गया, धारा 26 में। उसके बाद धारा 27 में इसमें बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, और गैर शैक्षिक कार्यों में कौन कौन से गैर शैक्षिक कार्यों को छोड़ के, तो एक तो 10 वर्षीय जनगणना है उसमें लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य है, जैसे अगर कोई भूकंप आ गए है या कोई महामारी आ गई है, जैसे कोविड आया था तो कोविड आ गया, इन सब में शिक्षकों को लगा सकते हैं। उसके अलावा चुनाव कार्य में भी लगा सकते हैं, और इन 3 कार्यों के अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद धारा 28 है, ये बताती है कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। और बहुत से लोग हैं गवर्नमेंट टीचर से ऐसे बोलते हैं कि भाई आप ट्यूशन क्यों करवा रहे, कौन क्यों करवाए, तो इसमें रोक लगाइए सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ट्यूशन करवाने से, उसके अलावा बच्चों को ट्यूशन करवा सकते हैं। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ट्यूशन करवा रहे हैं तो आरटी के अधिनियम का उल्लंघन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अध्याय 5 की, और इसमें क्या बता रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करना और इसे समय पर पूरा किया जाना। और ये धारा 29 के अंतर्गत बताया गया है कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया तय करना, और ये कौन करेगा, तो जो भी SCERT होती है अपने यहाँ है RSCERT, इसके द्वारा तय किया जाता है। उसके अलावा भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कौन कौन सी, कि पाठ्यक्रम है उसमें किस किस का समावेश होना चाहिए, तो एक तो संवैधानिक मूल्य है उनका समावेश होना चाहिए, बालक का संपूर्ण विकास हो ऐसा पाठ्यक्रम हो, मातृभाषा में पाठ्यक्रम होना जरूरी है। उसके अलावा भयमुक्त वातावरण बनाए, ऐसी इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाए। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे भी इसमें बल दिया गया है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CC, और वर्तमान में ये कौन सी कक्षा के लिए मतलब संचालित हो रहा है, तो वर्तमान में तो कक्षा 1 से 5 के लिए ही है, लेकिन इसमें बताया है कि कक्षा 1 से 8 के लिए क्या होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद में धारा 30 इसमें बताया कि 8वीं कक्षा तक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। आप बोलोगे सर वर्तमान में हो रही है ना, वो बोर्ड की परीक्षा नहीं है, क्योंकि वहाँ उन परीक्षा में कक्षा 5 की परीक्षा है उसका तो नाम है अधिगम स्तर मूल्यांकन,
और कक्षा 8 की परीक्षा उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो इसमें बोर्ड का नाम कहीं भी नहीं है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ऐसे कहीं भी नहीं दिया जाता है, तो बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। और इसका जो भी सर्टिफिकेट आता है यानी जो भी मार्कशीट आती है उसमें भी कहीं भी बोर्ड अध्यक्ष के है या जैसे निदेशालय स्तर के उनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं होते, तो किसके होते हैं, संस्था प्रधान है उसके इस पर सिग्नेचर होते हैं। तो इसमें बताया गया है धारा 30 के अंदर कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना, और ये कौन करेगा, तो संस्था प्रधान अपने हस्ताक्षर करके जारी करने वाला है। उसके बाद अपन देखते हैं अध्याय 6। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खाली इसका नाम ध्यान में रखना है कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और नॉर्मली मैं इसकी जो धाराएं हैं वो भी बता दूं, एक स्लाइड के अंदर ही है, तो 1 मिनट लगेगी, आप अपन पढ़ भी लेते हैं। जितना पढ़ रहे हैं वो डिटेल से पढ़े, पूरा पढ़े, ताकि कहीं भी ऐसा नहीं हो कि अपना नंबर कट सके। तो इसमें धारा 31 है, इसमें बताया गया कि बाल शिक्षा अधिकारों की मॉनिटरिंग करना। धारा 32 में बताया है शिकायतों को दूर करना, किसकी, बालक की शिकायतों की, क्योंकि शिक्षकों की शिकायतों की बात तो अपन ने पीछे कर ली है। और बालक की अगर कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले बालक शिकायत करेगा स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत, और स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है, तो पीओ। और पीओ से भी अगर समाधान नहीं होता है तो फिर बात करेगा वो सीबीओ के पास में जाएगा। और ये पीओ है या सीबीओ है वो इनकी शिकायत का निवारण कितने दिनों में करेगा, तो 3 माह के अंदर निवारण करना आवश्यक है। अगर नहीं कर पाते हैं वो, तो उसके बाद में बच्चा है वो बाल अधिकार संरक्षण के पास में जा सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चा डायरेक्ट बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के पास में चला जाए। उसके बाद धारा 33 है, इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा और इसके 15 सदस्य होंगे, और इसका कार्य क्या होगा, तो केंद्र सरकार को परामर्श देना। ऐसे धारा 34 में बताया गया है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, इसमें भी 15 सदस्य होंगे, और इसका क्या कार्य होगा, तो राज्य सरकार को परामर्श देना। ये अपना अध्याय 6 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप भी साथ में पढ़ लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतिम अध्याय की, अपन अध्याय 7, और इसका क्या नाम है, प्रकीर्ण। और इसमें बताई गई है अन्य मुख्य बातें, जो भी मुख्य बातें बची है वो। इसमें धारा 35 है, इसमें बताया कि निर्देश जारी करना। और निर्देश जारी कैसे, निर्देश कि केंद्र सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। केंद्र सरकार है वो समय समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी। उसके बाद में केंद्र सरकार है वो जारी कर देगी। केंद्र सरकार किसको करेगी, राज्य सरकार को। राज्य सरकार जारी करेगा स्थानीय प्राधिकारी को, और स्थानीय प्राधिकारी है वो किसको जारी करेगा, तो एसएमसी को। ये एक स्तर होता है इनका निर्देश जारी करने का। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट धारा है धारा 36, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। इसमें क्या बताया कि अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अभियोजन से आप समझोगे कैसे, कि अगर धारा 13 हमने पढ़ी थी कि धारा 13(2) है, ये क्या है, दंडात्मक है। उसके अलावा धारा 18(5) है, ये भी दंडात्मक थी, और धारा 19(5) है, ये भी दंडात्मक थी। तो ये जो भी दंडात्मक धाराएं हैं जिनमें दंड का प्रावधान किया गया है, इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इन धाराओं पे अगर कोई एक्शन लेता है तो ऐसा नहीं है कि अगर दोषी पाया गया तुरंत एक्शन ले लिया। उससे एक्शन लेने से पहले, कार्रवाई करने से पूर्व जो भी सक्षम अधिकारी है उससे पूर्व अनुमति लेनी होगी, और अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वो एक्शन नहीं ले सकता, जुर्माना नहीं लगा सकता या मान्यता रद्द नहीं कर सकता। उससे सबसे पहले अनुमति अपना जो भी सक्षम अधिकारी है उससे अनुमति लेनी आवश्यक है। उसके बाद में अपन धारा 37 देखते हैं। धारा 37 में बताया गया है कि सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। कि अगर सद्भावपूर्ण कार्रवाई जैसे कि समुचित सरकार है या स्थानीय प्राधिकारी है या एसएमसी है, उस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कोई भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। कि बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसने कोई भी जो भी निर्णय सुना दिया, अपना फैसला सुना दिया है, उस को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, या कोर्ट है उसमें नहीं ले जा सकते उस पर, या कोर्ट उसमें वाद दायर नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन बात करते हैं धारा 38। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाना। और धारा 38 है, इसका लाभ लेते हुए या इसके अकॉर्डिंग ही जो अपना राजस्थान है उसने आरटीई नियमावली बनाई थी। और ये नियमावली है ये कब बनाई थी, आरटीई नियमावली, तो 2011 में बनाई थी। और मैंने आपको बताया था ये लागू कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2011 को ये लागू होती है। और जब आरटीई एक्ट बना था तब इसमें धाराएं कितनी थी, 38 ही धाराएं थी। उसके बाद में 2012 के अंदर धारा 39 जोड़ी गई। और इसमें क्या बताया गया कि कोई भी जो भी कठिनाइयाँ आती है उनको दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति होगी। कि इसमें अगर कोई भी कठिनाई आती है तो उसको दूर कौन कर सकता है, केंद्र सरकार दूर कर सकती है। और ये संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 2012 में। ये अपनी अंतिम क्लास थी एजुकेशनल मैनेजमेंट की, और वैसे आरटीई एक्ट की भी ये अंतिम क्लास थी। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी।
और आपका जो भी फीडबैक मिलता था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता भी था कि आपको पसंद आ रही है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सबके समय की भी बचत हो रही है और आप अच्छे से पढ़ भी पा रहे हो। तो ये 15, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन है, तो वो तो 30 अंक है। आई होप आप सबके कंप्लीट भी हो गए हैं, पक्के भी हो गए कि ये 30 अंक है वो तो अपन अर्जित कर ही लेंगे। तो आपके सिलेक्शन में इसका सहयोग भी होगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। और आपका जो भी फीडबैक मिला वो सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा, मेरा उत्साहवर्धन करता रहा। और अगर ऐसे ही फीडबैक मिलता रहेगा तो मैं जो भी अपने फर्स्ट पेपर की, जो भी दूसरी क्लासें हैं या जो भी सब्जेक्ट्स है और भी अपने फर्स्ट पेपर के, उसकी क्लासें भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जैसे भी मुझे समय मिलता रहेगा वैसे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके समय की बचत हो और आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आप मेरे से कुछ पढ़ रहे हो और वो आपके सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो अगर मेरे से पढ़ने हैं या कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।